हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, घूर्णन गति का आज 5वां वीडियो हम करने वाले हैं। पिछले वीडियो से हमने जड़त्व आघूर्ण पढ़ना शुरू किया। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है और किसी बिंदु द्रव्यमान का या बहुत सारे बिंदु द्रव्यमानों का किसी एक अक्ष के परितय जड़त्व आघूर्ण हम कैसे निकालते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर द्रव्यमान एक बिंदु पे ना रखा होकर किसी रेखा के ऊपर बिखरा हुआ हो, किसी क्षेत्रफल के ऊपर बिखरा हुआ हो या किसी आयतन के अंदर हो, तब ऐसे निकाय का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं। पूरी वीडियो में आज के बच्चों हम छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे, फिर हम रिंग का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे और डिस्क का निकाल लेंगे, एक खोखले बेलन का निकाल लेंगे, ठोस बेलन का निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आयत या और त्रिभुज का जड़त्व आघूर्ण भी निकाल सकें। ठीक है, थोड़ा सा अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हुई तो हम इनको सारा उसको पूरा कर लेंगे, वरना एक और वीडियो में करना पड़ेगा। ये फिर सारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि अगले वीडियो में मैंने ठोस गोले का और खोखले गोले का, शंकु का भी देखना है। फिर हम जड़त्व आघूर्ण को खत्म करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम समांतर अक्षों की परमें और लंबवत अक्षों की परमें। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे बच्चों वीडियो, और हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, सतत द्रव्यमान निकाय का, सतत द्रव्यमान निकाय का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। एक ऐसा निकाय जिसमें द्रव्यमान हर जगह बिखरा हुआ हो, ऐसे निकाय को सतत द्रव्यमान निकाय कहते हैं। सतत मतलब लगातार, जहां द्रव्यमान हो ऐसे निकाय को सतत द्रव्यमान निकाय कहते हैं। और आज हम कोशिश करेंगे उनका जड़त्व आघूर्ण निकालने की। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई अक्ष है, अक्ष मतलब घूर्णन अक्ष है, जो वस्तु है हमारी इसके चारों तरफ घूम रही है या घूमना चाहती है। ठीक है, आपने कहा ये ठीक। हमने कहा कि मान लो इस अक्ष से लंबवत दूरी r पर एक द्रव्यमान m रखा है। कितना द्रव्यमान रखा है? m। ध्यान रखना, ये दूरी हमेशा अक्ष से मापनी है और द्रव्यमान तक की मापनी है और हमेशा ये दूरी लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, तब हमने बच्चों कहा था कि अगर ऐसा है तो इस m का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो mr² होता है। पूरी डिटेल में बात की लास्ट वीडियो में। आज की बात यह है बच्चों, इसको हटा रहा हूं। आज की बात यह है कि आज हमें बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण नहीं निकालना। मान लीजिए आपको यह कह दिया गया कि कुछ ही वस्तु ऐसी है, हमें यह भी नहीं पता है कितनी दूरी पे, क्योंकि दूरी मापें किसकी। या ये कह लो कि मान लो इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र यहाँ है जिसकी दूरी अक्ष से r है और इस पूरी वस्तु का द्रव्यमान m है जो इसमें बराबर रूप से बिखरा हुआ है। हो सकता है बराबर रूप से ना बिखरा हुआ हो, लेकिन एक जगह नहीं रखा है, बिखरा हुआ है। हमें कहा गया ऐसे निकायों का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाल लोगे, या हमसे कहा गया कि ऐसे निकायों का जड़त्व आघूर्ण निकाल लो। क्या बोलते हैं ऐसे निकायों को बच्चों? ऐसे निकायों को बोलते हैं सतत द्रव्यमान निकाय। मैंने आपसे पूछा कैसे निकाल लें। किसी बच्चे ने सोचा कि ऐसा कर लेते हैं, इसके सारे द्रव्यमान को इसके द्रव्यमान केंद्र पे रख देते हैं जो कि अक्ष से r दूरी पे है और फॉर्मूला लगा देंगे mr²। तो बच्चों आप हो जाओगे गलत। मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान केंद्र वाला कॉन्सेप्ट घूर्णन गति में कभी भी यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, देखो स्थानांतरीय गति में ज़्यादातर यूज हो जाता है, थोड़ा सा कभी कभी वहाँ भी दिक्कत आती है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र के कॉन्सेप्ट को हम कभी भी घूर्णन गति में यूज नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि चीज़ें गलत हो जाती हैं। अगर आप इस सारे द्रव्यमान को ये मान लो कि ये द्रव्यमान केंद्र पे रखा हुआ है, जैसे कि द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये एक ऐसा बिंदु है जिस पे हम पूरी वस्तु के द्रव्यमान को स्थित मान सकते हैं, तो मैं सारे द्रव्यमान को यहाँ मान लूंगा और ये बिंदु यहाँ से r दूरी पे है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा mr²। तो बच्चों हम हो जाएंगे गलत, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने कहा भैया कैसे करें? मैंने कहा आपसे कि हम ऐसा करेंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये कोई नया कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। जिन बच्चों ने वो द्रव्यमान केंद्र निकालने वाले कॉन्सेप्ट देखे हैं, हमने 3 वीडियो किए द्रव्यमान केंद्र निकालने के, उसमें हमने सीखा था कि हम ऐसा करेंगे कि इस पूरी वस्तु को छोटे छोटे द्रव्यमान में बांट लें। बच्चों अब तक क्या था? द्रव्यमान बिंदु के रूप में रखा हुआ था, सीधा फॉर्मूला लगा रहे थे mr²।
लेकिन अब द्रव्यमान एक बिंदु पे नहीं रखा है, द्रव्यमान बिखरा हुआ है। तो मैंने कहा इस पूरी वस्तु को छोटे 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 द्रव्यमानों में बांट लो। कितने द्रव्यमान बनेंगे ऐसे छोटे? आप कहोगे भैया ऐसे तो लाखों करोड़ों बन जाएंगे, हम तो थक जाएंगे बनाते। मैंने कहा सब नहीं बनाने। मैंने कहा छोटा सा द्रव्यमान है डीएम। मैंने कहा हाँ, छोटे से द्रव्यमान को क्या बोलते थे हम? डीएम बोलते थे। ऐसे ये सारे डीएम हैं। इस डीएम की यहां से दूरी मान लेते हैं आर। तो मैं कहूंगा बताओ इस छोटे से द्रव्यमान का इस अक्ष के परितय जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? आप कहोगे डीआई। क्यों कहा भाई डीआई आपने? भैया छोटा सा द्रव्यमान है तो जड़त्व आघूर्ण भी छोटा सा होगा, इसलिए हमने इसको डीआई बोल दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कितना लिखोगे? आप कहोगे छोटे से का तो हम लिखेंगे डीएम आर स्क्वायर। क्या ये बिंदु द्रव्यमान है? आपने कहा। और बिंदु द्रव्यमान के लिए तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं एम आर स्क्वायर। यहाँ एम की जगह डीएम है, आर की जगह तो आर ही है, तो ये डीएम आर स्क्वायर आ गया। क्या निकल के आया? आपने कहा भैया छोटा सा जड़त्व आघूर्ण निकल के आया इस बिंदु का। मैंने कहा क्या इतना ही निकालना है? आपने कहा भैया हमें तो पूरी वस्तु का निकालना है, और पूरी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमने बार बार ये बातें कर ली, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इंटीग्रेशन इस डीआई का करके तो ये आ जाएगा टू आई। क्यों? छोटे 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 जड़त्व आघूर्ण जोड़कर क्या इस पूरी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण बनेगा? आपने कहा हम उसको आई बोल देंगे, और इधर हम देख लेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे बच्चों। अब से अलग अलग आकृतियों का जड़त्व आघूर्ण अब हमें निकालना है। ये कॉन्सेप्ट था इसका कि जब द्रव्यमान छोटे सी बिंदु पे ना रखा होके बिखरा हुआ, वो लाइन के ऊपर भी बिखरा हो सकता है, वो क्षेत्रफल के ऊपर भी हो सकता है, वो आयतन के अंदर भी हो सकता है, वो हम आगे देख लेंगे जब हम करेंगे। तो पूरे द्रव्यमान को हम छोटे छोटे बिंदु द्रव्यमान में माप लेंगे, मान लेंगे, काट लेंगे, और छोटे से द्रव्यमान को हम बोलेंगे डीएम। ठीक है, और एक का निकाल के टोटल कर देंगे इंटीग्रेशन, और हमें टोटल जड़त्व आघूर्ण निकल के आ जाएगा हमारे पास। आपने कहा भैया ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं। और अब काम करते हैं, अब हम करेंगे छड़ का जड़त्व आघूर्ण हम निकाल देंगे बच्चों सबसे पहला। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं। ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा, ये अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा। हमने हेडिंग लगाई एक समान छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालो। जड़त्व, ये जड़त्व है बच्चों, इसको मैं हटा के यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। जड़त्व आघूर्ण, छड़ कैसी है? एक समान, मतलब उसका जो द्रव्यमान है हर जगह बराबर रूप से बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा। आपने कहा भैया सबसे पहले ना एक छड़ बना लेते हैं। ये छड़ बहुत पतली है, मैंने समझाने के लिए मोटी बनाई, इसकी कोई मोटाई नहीं है, सिर्फ इसमें लंबाई है। आपने कहा ठीक है भैया इसकी लंबाई है L। अच्छा जी, इसका द्रव्यमान कितना है? हमने कहा इसका टोटल द्रव्यमान M है। बच्चों ये ऐसे ही हमने किया था जब हम द्रव्यमान केंद्र निकालते थे। आपने कहा कि भैया इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है, मैंने आपको कहा कि जड़त्व आघूर्ण निकाल के दो। आपने कहा भैया हम आपकी बात तो में नहीं आएंगे, हमें तो सबसे पहले ये बता दो किस अक्ष के परितय निकालना है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें अक्ष ना पता हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इसका जो पहला केस हम बनाएंगे कि वो अक्ष इस छड़ के लंबवत होगी और इसके द्रव्यमान केंद्र से पास करेंगे। ठीक है जी, और इसके परितय हम इसको घूर्णन कराएंगे या ये करना चाहेगी वो बात अलग है। मान लो बच्चों ये छड़ है, आपको पता है ना छड़ का द्रव्यमान केंद्र के बिल्कुल बीच में होता है। अगर छड़ एक समान है, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अक्ष ऐसे है, आप कहोगे भैया ऐसे भी हो सकता है कि मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, बात एक ही है। क्या अक्ष ऐसे भी हो सकती है? क्या अक्ष ऐसे भी हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो सकती क्योंकि ये लंबवत नहीं है, लंबवत होनी चाहिए, चाहे ऐसे हो, चाहे नीचे से, चाहे ऊपर से, कहीं से भी हो, लंबवत होनी चाहिए। हमने कहा इस अक्ष के परितय आप क्या निकाल लो? जड़त्व आघूर्ण। अब ध्यान से सुनते जाना बच्चों, ये सबसे बेसिक है और यहाँ से लेवल बढ़ाते जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ऐसे हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। मैंने कहा भाई द्रव्यमान क्या एक बिंदु पे रखा है? आपने कहा भैया द्रव्यमान बिखरा हुआ है छड़ के ऊपर। छड़ के ऊपर बिखरा तो एक रेखा के ऊपर बिखरा है। हाँ जी, इसका मतलब हम यहाँ सीधा सीधा जड़त्व आघूर्ण नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, सारे काम कहाँ से होने हैं? अक्ष से। सारे काम कहाँ से करेंगे? अक्ष से। अक्ष से x दूरी पर जाकर, यहाँ से
जब आप इसको करोगे ना, और आपने अगर द्रव्यमान केंद्र वाला कर रखा है तो आप कहोगे भैया ये वही है, बस वहाँ आप द्रव्यमान केंद्र निकाल रहे थे, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, जड़त्वाघूर्ण। वहाँ पहले मूल बिंदु मानते थे, यहाँ हमें अक्ष दी हुई होती है, यहाँ हम मानते नहीं है, यहाँ दी हुई होती है। हमने कहा इस एक्स से एक्स दूरी आगे जाके हमने ये छोटा सा हिस्सा काटा जिसका द्रव्यमान dm है। अच्छा जी, और जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई dx है। x पे जाके dx काटेंगे, y होता तो dy करते, z होता तो z काट करते, r होता तो dr कहते। हमने कहा ये जो छोटा सा हिस्सा काटा है इसकी लंबाई dx है, क्योंकि हम x दूरी पे जाके dx को काटा। इसका द्रव्यमान dm है, तो हमने कहा कि पहले ना इस dm का जड़त्वाघूर्ण निकाल देते हैं। अक्ष ये है बच्चों, ये है, इसका नाम देते हैं xy। डीएम का जड़त्व आघूर्ण आप कहोगे छोटा सा द्रव्यमान है, छोटा सा जड़त्व आघूर्ण होगा, फॉर्मूला बनेगा dm x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ आर स्क्वायर लिखते थे, वो आर इस द्रव्यमान की दूरी होती थी, कहाँ से, घूर्णन अक्ष से। घूर्णन अक्ष ये है, द्रव्यमान ये है, दूरी x है, तो आर की जगह अब आ गया x स्क्वायर। आपने कहा ठीक है भैया, सॉरी ये dm नहीं है भाई, ये di है, छोटा सा जड़त्व आघूर्ण di आएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से कर लेना, कभी तुम कहो कि पता नहीं क्या dm यहाँ आएगा या di आएगा। हमने कहा पूरी छड़ का निकालो, पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण। आपने कहा भैया इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन, मैंने कहा बिल्कुल जी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे डी का, इंटीग्रेशन करेंगे dm x स्क्वायर का, डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा i, मतलब जुड़ के i हो जाएगा, और इधर बनेगा dm x स्क्वायर। आपने कहा भैया ऐसे तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, यहाँ x है, यहाँ dm है, इस dm को हटा के dx लाओ, या इस x को हटा के dm लाओ। मैंने आपसे कहा क्या बच्चों, जब हम जड़त्व द्रव्यमान केंद्र पढ़ रहे थे, हमने 3 प्रकार की रेखीय द्रव्यमान घनत्व, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, आयतन द्रव्यमान घनत्व, ये पढ़े थे 3 प्रकार के, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व और आयतन द्रव्यमान घनत्व। मैंने आपसे पूछा कि आपको याद है कि ये द्रव्यमान रेखा पे बिखरा हुआ है, तो यहाँ रेखीय द्रव्यमान घनत्व माना जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल याद है हमें, रेखीय द्रव्यमान घनत्व किसका, छड़ का। किससे प्रदर्शित करते थे, लैम्डा से प्रदर्शित करते थे। क्या होता था लैम्डा, छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटी सी लंबाई, छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटी सी लंबाई। और अगर छड़ है एक समान तो हम इसको ये भी लिख देते थे, कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। कुल द्रव्यमान है m, कुल लंबाई है l, हमने ये लिख दिया। लेकिन अभी मुझे इसका काम नहीं है, मुझे चाहिए dm, तो यहाँ से dm आ गया निकल के लैम्डा x। आपने कहा ठीक हो गया, कितना आ गया, लैम्डा dx वैल्यू यहाँ डाल ली, i बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर, dm की जगह आया लैम्डा dx, लैम्डा बाहर आ गया, अंदर बचा x स्क्वायर dx। आप कहोगे इसका तो हम कर देंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, पावर 2 है तो एक और जोड़ दो, x की घात 3/3, ये इसका इंटीग्रेशन। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, लिमिट डालते हैं, लिमिट। क्या आपको लिमिट डालनी आती है, आप कहोगे भैया बिल्कुल लिमिट डालनी आती है। लिमिट उस चीज़ की डाली जाती है जो डी के साथ होता है। डी के साथ तो एम भी था, मैंने कहा उसको तो हटा दिया, अब डी के साथ एक्स आ गया है, तो हम एक्स की लिमिट डाल देंगे। क्या है एक्स, भैया एक्स ये जो हम छोटे छोटे द्रव्यमान बना रहे हैं ना, इनकी दूरी है अक्ष से। अच्छा, तो सबसे पहला डीएम कहाँ बनाया होगा आपने, हमने कहा भैया हमने सबसे पहला डीएम यहाँ बनाया होगा। अच्छा, ऐसे काटते गए काटते गए काटते गए, सबसे लास्ट का डीएम तो यहाँ बना होगा। आपने कहा जी बिल्कुल। कोई कहेगा मैं तो सबसे पहला यहाँ काटूंगा, फिर दूसरा यहाँ काटूंगा, तीसरा यहाँ काटूंगा। मतलब बच्चों ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम तरीके से काटते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे इसको काटना, सच में थोड़ी काटते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये दूरी कितनी है, आपने कहा भैया ये टोटल एल है, तो ये l/2 होगी। लेकिन ये x अक्ष से इधर है, मतलब मूल बिंदु से इधर है, x अक्ष से नहीं, मूल बिंदु से इधर है, तो हम कहेंगे ये दूरी -l/2 है। ये भी l/2 है, लेकिन ये +l/2 है। मतलब ये x जब यहां रहा होगा तो इस x का मान -l/2 होगा, और जब ये x यहां पहुंचा होगा तो इसका मान l/2 हो गया होगा। आपने कहा भैया
ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, हमने तो कर लिया कि ये -l/2 से l/2 की लिमिट आ जाएगी। सीधा लिमिट डालते हैं -l/2 से +l/2। आ जाओ भाई करते हैं इसको जल्दी जल्दी। अब लैम्डा का मान डाल लो, कितना है m/l। ये लैम्डा हमेशा बाहर नहीं आएगा, ये लैम्डा तब बाहर आएगा बच्चों जब ये लैम्डा यूनिफॉर्म है, एक समान है, बदल नहीं रहा है, छड़ एक समान है। ठीक है, आपने कहा ठीक है, m/l रख दिया, 3 बाहर आ गया, अंदर बचा x की घात 3, x की जगह रखेंगे l/2, l/2 की घात 3, बीच में आता है माइनस, x की जगह -l/2 और उसकी भी घात 3। आपने कहा i बराबर m/3l, l की घात 3/2 की घात 3 8, माइनस बाहर आ जाएगा, घात 3 है तो माइनस माइनस प्लस, l की घात 3/8, i बराबर आप कहोगे l3, ये हो जाएगा अंदर l3/8, l3/8 तो ये हो जाएगा 2l3/8। भाई एक बार ये दोनों को जोड़ के 2 हो जाएगा, l से ये l गया, 2 से 8 4 बार गया, तो जो i का मान आया वो आया ml², 4 तिया 12। इसका मतलब अगर छड़ एक समान है, अगर छड़ एक समान है तो उसका जड़त्व आघूर्ण ml²/12 होता है, जहां m उस छड़ का द्रव्यमान है, l उस छड़ की लंबाई है। और ये ध्यान रखना कि ये जड़त्व आघूर्ण किस अक्ष के परितः है, उस अक्ष के परितः है जो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है और छड़ के लंबवत है। ये छड़ है बच्चों। क्या ये अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है? आप नहीं, आप कहोगे नहीं भैया द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, तो ये जो जड़त्व आघूर्ण हमने निकाला है ये इसी एक अक्ष का है। हाँ ये भी है वो, ये क्योंकि ये भी लंबवत है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये अक्ष भी तो कहां से ही पास करेगी, द्रव्यमान केंद्र से, लेकिन ये छड़ के लंबवत नहीं है, तो आप लिख लेना कहीं कि ये जो द्रव्यमान केंद्र जड़त्व आघूर्ण हमने निकाला है ये उस अक्ष के परितः है जो छड़ के द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है और छड़ के लंबवत है। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, आसान है, इसको याद भी करना है बच्चों। आपको देखो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, मैं जो कहता रहूँगा आप उसको याद करेंगे तभी काम आसान लगेगा। आप इसको याद करेंगे ml²/12। मैं कभी आपसे पूछूं कि एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण बताओ जिसका द्रव्यमान m है, लंबाई l है और द्रव्यमान एक समान रूप से बिखरा है और अक्ष है उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है और छड़ की लंबाई के लंबवत है, तो आप सीधा कहोगे भैया इसका आंसर होता है ml²/12। इसका एक और केस करेंगे बच्चों छड़ का, ठीक है, इसको B बता लेते हैं, B। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो अक्ष अभी बीच से गुजर रही है, मैं इसको हटा ही रहा हूं, पूरा हटाना पड़ेगा भाई ये। दूसरा केस ये बनाते हैं बच्चों, उसी प्रकार की एक छड़ है जिसकी लंबाई l है, द्रव्यमान m है और ये द्रव्यमान एक समान रूप से इसके ऊपर बिखरा हुआ है। हमें फिर से कहा गया कि इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल लो। आपने कहा भैया अभी तो निकाला, मैंने कहा वो तो आपने इस अक्ष के परितः निकाला है जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरी है। अब आप मुझे एक इस अक्ष के परितः बताओ जो इस छड़ के एक कोने से पास करती है, एक सिरे से पास करती है। ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकते हैं, दोनों के आंसर बराबर आएंगे। ऐसे तो यहाँ बहुत अक्ष बन सकते हैं, मैं यहाँ से पूछ लूँगा। मैंने कहा हाँ इसी छड़ के 1000 सवाल अलग अलग बन सकते हैं कि यहाँ से पास कराओ, यहाँ से पास करा दो, यहाँ से पास करा दो, यहाँ से। लेकिन याद आपको एक ये करना है जो मैंने करा दिया, जो केंद्र से पास करेगा, और एक आप साइड वाले से करेंगे, ठीक है। आपने कहा ठीक है, क्या करें, सारे खेल आप अक्ष से खेल लोगे। आपको मुझे कहना कि भैया यहाँ से ना x दूरी पे जाओ। मैंने कहा चला गया, ये x दूरी। आपने कहा यहाँ जाके एक छोटा सा हिस्सा काटो। मैंने कहा जी काट लिया। इसकी लंबाई आप कहो dx। मैंने कहा ठीक। इसका द्रव्यमान आप कहो dm। मैंने कहा ये भी ठीक। क्या करें, आप इस छोटे से द्रव्यमान dm का जड़त्व आघूर्ण निकाल लो। मैंने कहा निकाल लिया, कितना, di बराबर dmx²। कोई फर्क नहीं आया क्या? मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं आया। ये dm यहाँ से x दूरी पे है तो इस छोटे से हिस्से का जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, dmx² आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, कभी आपको ये समझना है इसलिए मैं लिख के ही कराऊंगा इसको सारे को, ठीक है। मैं यहाँ से भी इसको हटा ही रहा हूँ।
मैंने कहा बच्चों आपसे कि इस डीएम का जड़त्व आघूर्ण निकाल लो। आपने कहा भैया ये छोटा सा द्रव्यमान है तो इसका छोटा सा जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। हम इसको लिख देंगे डीएम, दूरी कितनी है यहाँ से x है तो हम लिख देंगे डीएम एक्स स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। पूरी छड़ का निकाल लो। आपने कहा कि जो पूरी छड़ का, पूरी कैसे लिखे, हाँ पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण क्या करें, आपने कहा इंटीग्रेशन करो भैया, इंटीग्रेशन। मैंने कहा लो जी इंटीग्रेशन हमने कर दिया। डी एम एक्स स्क्वायर, डी आई का इंटीग्रेशन होता है आई हो जाएगा। अब हमें दिक्कत फिर वही है कि यहाँ मुझे डी एम को हटा के डी एक्स लाना है। आपने कहा भैया अभी तो किया था, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि इसका जो द्रव्यमान रेखा के ऊपर बिखरा हुआ है, इसलिए रेखीय द्रव्यमान घनत्व लगेगा यहाँ। लैम्डा होता है छोटा सा द्रव्यमान, क्या होता है, छोटा सा द्रव्यमान। लैम्डा बराबर छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटी सी लंबाई। आपने कहा यहाँ से डीएम का मान आ जाएगा लैम्डा डीएक्स। तो यहाँ लिखो आई बराबर एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, डीएम की जगह आ जाएगा लैम्डा डीएक्स। और क्योंकि ये छड़ एक समान है इसलिए लैम्डा कांस्टेंट होगा, तो इस लैम्डा को बाहर निकाल लेंगे, लैम्डा आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स। इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स की घात 3/3। आप कहोगे भैया वो तो सेम चल रहा है जो अभी हमने किया। मैंने कहा सेम ही है, बस लिमिट का फर्क पड़ने वाला है। लिमिट बताओ क्या बनेगी लिमिट। आपने कहा भैया लिमिट रखेंगे हम जो d के साथ है x, और x है इस dm की अक्ष से दूरी। तो सबसे पहला dm तो यहाँ बना होगा और यहाँ x का मान रहा होगा 0, मतलब अब लिमिट 0 से चलेगी। सबसे बाद का dm यहाँ कटा होगा, हाँ जी, और यहाँ x का मान हो गया होगा l, तो हम जाएंगे 0 से l, 0 से l। पहले ये अक्ष बीच में थी तो यहाँ था -l/2 और यहाँ था l/2, लेकिन अब यहाँ से मापेंगे तो ये 0 होगा और ये l हो जाएगा, तो ये बनेगा 0 से l। आपने कहा ठीक। लैम्डा का मान एक और होता है कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। लैम्डा का मान रखा m/l, 3 बाहर आ गया, अंदर है x की घात 3, x की जगह रखेंगे l तो l की घात 3, बीच में आता है माइनस, x की जगह रखेंगे 0, 0 की घात 3, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और i आ जाएगा हमारा ml की घात बटे 3l, l से गया l तो i आया बच्चों ml स्क्वायर बटे 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है भाई। करोगे ना याद? आपने कहा जी बिल्कुल याद करेंगे। m क्या है, छड़ का द्रव्यमान है, l क्या है, छड़ की लंबाई है। ध्यान ये रखना है ये छड़ एक समान छड़ है, द्रव्यमान हर जगह बराबर रूप से बिखरा हुआ है। और ये किस अक्ष के परितः है, ये उस अक्ष के परितः है जो इस छड़ के किसी एक कोने से पास कर रही है और छड़ के लंबवत है। ये छड़ है, देखो ये छड़ है और ये अक्ष है, तो कितना जड़त्व आघूर्ण बनेगा? आप कहोगे भैया ml²/3। मैंने कहा अगर 20 से होता तो आप कहते ml²/12, याद कर लेना, ठीक है। चलिए चलो ऐसा करते हैं, मैं एक एक्स्ट्रा भी बता देता हूं, केस नंबर 3 इसका, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपने कहा भैया कि हमने ये जो छड़ है ना इसके 2 तो याद कर लिए, छड़ एक समान है, अगर ये बीच में से जाएगी तो जड़त्व आघूर्ण बनेगा ml²/12, और अगर साइड से जाएगी तो जड़त्व आघूर्ण बनेगा ml²/3। हाँ जी, क्या हमें सारों को याद करने? मैंने कहा नहीं, आपको बस 2 ही याद करने हैं, 2 ही, एक केंद्र वाला और एक साइड वाला, क्योंकि ज़्यादा जरूरत इनकी पड़ेगी। अगर बीच यहाँ की जरूरत पड़ गई भैया फिर क्या करेंगे? मैंने कहा वो मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा आपको कि यहाँ से कैसे निकालें। जब हम समांतर अक्षों की पर में पढ़ लेंगे तब आप फिर कहीं से भी निकाल लेना, लेकिन ये और ये तो याद करना पड़ेगा। आपने कहा भैया अगर छड़ एक समान ना हो, मैंने कहा ये भी बात है, तो हमने इसकी हेडिंग बना ली असमान छड़। ऐसी कोई हेडिंग देखने को तुम नहीं मिलेगी, इसका नाम दूसरा रख लेते हैं। और अब हमारे पास छड़ कुछ ऐसी है बच्चों जो एक समान नहीं है, मुझे नहीं पता कैसी है, ठीक है। और हमें ये कह दिया कि इसकी लंबाई l है, l लंबाई है, और इसका द्रव्यमान m है, लंबाई l है, द्रव्यमान m है। और ये कह दिया कि इसका जो लैम्डा है, अब ये छड़ एक समान तो नहीं है, तो इसका जो लैम्डा होगा रेखीय द्रव्यमान घनत्व वो एक समान नहीं होगा। और इस लैम्डा की वैल्यू हमें दे दी, कुछ दे दी, हमें क्या बोल दिया? हमें बोल दिया कि इसका मान है a +
b/x²। मतलब जैसे जैसे x बदलेगा ऐसे ऐसे लैम्डा का मान बदल जाएगा। ये x क्या है जी, ये x उस छोटे की द्रव्यमान dm की दूरी है अक्ष से, जो हमें इसमें बनाने हैं बहुत सारे द्रव्यमान। जैसे जैसे आप dm काटते जाओगे ये x बदलता जाएगा और लैम्डा भी बदलता जाएगा। अब तक पहले दो केस में ये लैम्डा नहीं बदल रहा था, इसलिए हम लैम्डा को सीधा लिख लेते थे कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई, लेकिन यहाँ वो नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा सुनो ध्यान से, इसको ध्यान रखना। अब बच्चों देखो, ये तो क्या अब तक कितने बन सकते हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लैम्डा में बना सकता हूँ यही बैठे बैठे। तो इसका मतलब इनकी कोई था नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही है जो मैंने आपको करा दिया। क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको आता है, बस एक बार देखना है। मैंने कहा कि सबसे पहले आप पता करो अक्ष। मान लो आपको ये कह दिया कि ये है कि वो अक्ष, अब अक्ष भी कहीं भी दे सकता हूँ, यहाँ भी दे सकता है। हमने कहा इससे x दूरी पर जाके हाँ जी गए और यहाँ हमने dx लंबाई का एक छोटा सा द्रव्यमान dm काटा और इसका छोटा सा जड़त्वाघूर्ण बना dmx²। हमने कहा जी टोटल निकालना है, तो हमने कहा इंटीग्रेशन कर दो, di का हो जाएगा i, और इसको हमें पता नहीं है कि क्या करें। हमने कहा पता है लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आपने कहा जो होता है छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटी सी लंबाई, तो यहाँ से dm आ जाएगा लैम्डा dx। जैसे ही मैं इस dm का मान यहाँ रखूंगा तो लैम्डा dx इंटू x² आ जाएगा। अब तक ये लैम्डा एक समान था इसलिए मैं इसको बाहर ले रहा था, लेकिन अब लैम्डा x पे निर्भर कर रहा है, x के बदलते ही लैम्डा बदल जाएगा और बदलने वाली चीजों को हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। तो यहाँ से जो i का मान आएगा, i का मान, अब यहाँ ये लैम्डा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। आपने कहा भैया लैम्डा की वैल्यू जैसे ही हमने डाली, देखना ध्यान से, लैम्डा की वैल्यू है a प्लस b/x², जहाँ a और b दो नियतांक है, साथ में है x² और यहाँ है dx। लिमिट भी साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहला dm यहाँ बनेगा तो यहाँ x का मान 0 होगा और यहाँ लंबाई हो जाएगी l हो जाएगी, तो लिमिट जाएगी 0 से l। आपने कहा मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सबसे पहले a की मल्टीप्लाई x² में, x² से x² गया तो b बचा और यहाँ आया dx। आपने कहा लिमिट 0 से l होगी, a कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन होगा x की घात बटे 3, x की घात 3/3। यहाँ b अकेला है तो b के साथ यहाँ 1 है, 1 अब मतलब अकेला dx है तो dx का इंटीग्रेशन होता है x। बच्चों इंटीग्रेशन आपको यहाँ आना चाहिए, हमने बहुत बार इसको कर लिया पहले। तो आप यहाँ क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे 0 से l, a/3 ये तो नियतांक है, x की जगह रखा जाएगा l तो यह आ जाएगा l की घात 3, b x की जगह रखा जाएगा l, ये आ गया, फिर बीच में आएगा माइनस और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा a l की घात 3/3 प्लस bl। ऐसे बच्चों हम जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं। अगर छड़ एक समान ना हो तो लैम्डा एक समान नहीं होगा, लैम्डा का कुछ ना कुछ मान दिया होगा, अपने आप से नहीं बोलेगा कि लैम्डा कुछ भी मान लो, दिया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। और यहाँ खत्म करते हैं हम अपना छड़ का जड़त्वाघूर्ण। आपने कहा जी ठीक है। अब हम करेंगे बच्चों वलय का, जिसको हम इंग्लिश में रिंग बोलते हैं, और डिस्क का, जिसको हम चकती भी बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए मैं इसको उठा रहा हूँ। चलिए बच्चों इसको तीसरा नंबर बना देते हैं। हमने कहा ठीक है। अब हम निकालेंगे एक समान वलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, का जड़त्वाघूर्ण। आपने कहा ठीक, जड़त्वाघूर्ण, और हमें अक्ष दी गई है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप लिख लेना खुद से। मैं बता रहा हूँ कि ये रिंग है हमारी। रिंग सब बच्चे जानते होंगे, आप जब पढ़ के आए हैं अभी पीछे, कि वो जो चूड़ी टाइप होता है, कंगन टाइप होता है, जिसमें द्रव्यमान बाहर बाहर होता है यहाँ और बीच में से खाली होता है, इसको रिंग बोलते हैं। जैसे वो अंगूठी होती है ना, उसको रिंग, ये रिंग है हमारी। यहाँ द्रव्यमान नहीं है, यहाँ है द्रव्यमान। इस रिंग की त्रिज्या हमें r दी है और इसका द्रव्यमान m है, और हमें कहा गया है कि इस रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष जो इस रिंग के तल के लंबवत है, उसके परितः जड़त्वाघूर्ण निकालो। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। एक ऐसी अक्ष जो यहां से गुजर रही है लेकिन इसके लंबवत है, मतलब ये है जी अक्ष। क्या ये लंबवत है? हाँ,
क्या द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है? ना। क्या ये लंबवत है? हाँ। क्या द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है? हाँ। क्या ये द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है? हाँ। क्या लंबवत है? ना। तो ये है वो अक्ष, मतलब ये है और ये हमारी चूड़ी रखी हुई है। क्या अक्ष ऐसे भी हो सकती है? मैंने कहा हाँ, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे, हम उसको सीधा याद करेंगे, मतलब तरीके से करेंगे, हमें इसको डिराइव करना है। आपने कहा ठीक है भैया करा। मैंने कहा क्या द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान है? आपने कहा भैया द्रव्यमान तो बिखरा हुआ है एक लाइन के ऊपर। अच्छा बच्चों ये सोचना कि इसमें सारे में द्रव्यमान है, मतलब यहाँ भी रेखा के ऊपर ही द्रव्यमान बिखरा हुआ है। ये सरल रेखा नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, ये घूमती हुई रेखा है, लेकिन द्रव्यमान रेखा के ऊपर ही है, तो यहाँ भी लैम्डा ही चलने वाला है। लैम्डा क्या होता है? छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटी सी लंबाई। हमने कहा ऐसा करते हैं, अक्ष यहाँ है, सारी दूरियां अक्ष से मापनी है। अक्ष ऐसे, आप इसको याद रखना कि अक्ष ऐसे है। एक्स से यहाँ जाकर हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा, ये जो टुकड़ा है इसका द्रव्यमान dm है। आप कहोगे भैया ऐसा नहीं बोलते क्या कि x दूरी पे? मैंने कहा भाई देख, यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ जा, क्या सारे r दूरी पे हैं? हाँ, तो भाई मैं इसको x दूरी क्यों बोल लूँगा, क्योंकि ये तो मुझे पता है ये r दूरी पे है। तो भैया ऐसा नहीं करते क्या कि इसको dx चौड़ा मान लें? मैंने कहा ना, क्योंकि इसकी चौड़ाई है ही नहीं, ये तो लंबाई है, और लंबाई इसकी ऐसी है, ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया इतना मोटा, वरना इसकी कोई चौड़ाई नहीं है। हमने कहा इसका द्रव्यमान dm है। मैंने कहा अच्छा बताना इसका जड़त्व आघूर्ण। आपने कहा di बराबर dm, इसका द्रव्यमान कितना है? dm, और अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितनी है? आपने कहा भैया ये दूरी तो r ही है, क्योंकि त्रिज्या थोड़ी बदल रही है, तो ये dm r स्क्वायर होगा। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा टोटल निकाल लो पूरी रिंग का, पूरी रिंग या वलय बोल देता हूँ, पूरी वलय का जड़त्व आघूर्ण, पूरी वलय का जड़त्व आघूर्ण। आप कहोगे कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन हमने किया या क्या? आपने कहा डी का इंटीग्रेशन आई, आर देखना भाई आर। आपने कहा भैया आर ये है, यहाँ डीएम लूंगा तो ये आर होगा, यहाँ डीएम लूंगा ये भी आर होगा, यहाँ डीएम लूंगा तो ये भी आर होगा, यहाँ लूंगा तो ये भी आर ही होगा। मतलब आर तो एक नियतांक है, त्रिज्या नहीं बदल रही और नहीं बदलने वाली चीजों को हम बाहर लिख लेते हैं, ये आ गया आर स्क्वायर और अंदर बना डीएम। क्या अब मुझे इस डीएम को लैम्डा डीएक्स लिखने की जरूरत है? आप कहोगे भैया अब नहीं लिखते हम, अब तो मुझे पता है कि सारे डीएम 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 जुड़कर पूरा द्रव्यमान देंगे, और पूरा द्रव्यमान इसका m है, तो जब मैं डीएम का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे m मिलेगा, यह आ जाएगा एम आर स्क्वायर। मतलब एक रिंग का वलय का उस अक्ष के परिते जो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है और उसके तल के लंबवत है, जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर होता है। बच्चों एक ध्यान, इसको एक तो याद रखना है आपको, हमें एक बार लास्ट में ना वीडियो के मैं सारे बता दूंगा कि जो आज हम करेंगे फिर उनको याद करेंगे। आप देखोगे कि ये तो वही फॉर्मूला है जो बिंदु द्रव्यमान के लिए लगता था। मैंने कहा हाँ, अगर m द्रव्यमान अक्ष से r दूरी पे रखा हो तो उसका जड़त्व आघूर्ण होता था एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ बिंदु द्रव्यमान नहीं है। लेकिन बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आपको, क्या इस रिंग का हर एक द्रव्यमान, इसको बहुत सारे हिस्सों में तोड़ा, अक्ष से बराबर दूरी पे है? हाँ। मैंने कहा ये बताना डीएम कितनी दूरी पे? आप कहोगे आर। मैंने कहा ये डीएम, आप कहोगे आर। मैंने कहा ये डीएम, आप कहोगे आर। मतलब अगर किसी वस्तु का सारा द्रव्यमान उसकी अक्ष से, घूर्णन अक्ष से जिसके चारों तरफ हम घुमाने वाले हैं, बराबर दूरी पर है, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे एम आर स्क्वायर। हमेशा अगर सारा द्रव्यमान वस्तु का अक्ष से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे कि एम आर स्क्वायर इसका जड़त्व आघूर्ण होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और इसी का नेक्स्ट केस बना के चलता हूं मैं। यहाँ आप कहोगे जी कौन सा? नंबर 4। हम कहेंगे खोखले बेलन का, खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण, खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण। बच्चों आपको पता है क्या कि अगर मैं एक चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखता जाऊं, मतलब एक कड़ा होता है ना, उस कड़े के ऊपर कड़ा रखता जाऊं, तो क्या एक बेलन बन जाएगा? आप कहोगे भैया बिल्कुल एक बेलन बनेगा ऐसा। मान लो ये एक बेलन है, ये बहुत सारी रिंग से बना है, बहुत सारी रिंग से। मान लेता हूं
इस बेलन की ऊंचाई h है और इस बेलन की त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या है, मैंने कहा ये त्रिज्या इसकी r है। कितनी त्रिज्या है? r। और बच्चों हमें कहा गया कि ये बेलन की घूर्णन अक्ष है। देखो अक्ष बदल सकती है, अक्ष में ये भी ले सकता हूं, तो आपको अक्ष तो उसको देनी पड़ेगी कि कौन सी अक्ष की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी अपनी इसके लिए ये घूर्णन अक्ष ली है जो इस बेलन के केंद्र से पास कर रही है। केंद्र यहाँ कहीं होगा। हमने कहा ठीक है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना? आप कहोगे भैया कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेलन बहुत सारी रिंग से बना है, बहुत सारी वलय से बना है। एक चूड़ी के ऊपर चूड़ी, ऐसे रखो चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, ऐसे ऐसे रखा, ये देखो, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे। मैं बना अच्छे से बना के नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप फील कर पा रहे हो कि बहुत सारी रिंग बन मिलके ही एक खोखले बेलन, अंदर से द्रव्यमान नहीं है, खोखले बेलन का निर्माण करती है। आप क्या करोगे? आप कहो भैया ऐसा करो, यहाँ से, कहाँ से? आप कहोगे सारे खेल तो अक्स से होते थे। मैंने कहा सुनो, आप ऐसा करो, यहाँ एक क्या ले लो, रिंग ले लो, वलय ले लो, वलय। क्या इसकी कोई मोटाई होगी? आप कहोगे ले लेते हैं, अगर आप मोटाई दिखाना चाहते हो। मैंने कहा इस रिंग की त्रिज्या कितनी होगी? आपने कहा भैया इस रिंग की त्रिज्या उतनी होगी जितनी बेलन की है, मतलब r। अच्छा, इस पूरे बेलन का द्रव्यमान कितना है? m। तो इस छोटी सी रिंग का जो हमने काटा इसको हम मान लेते हैं dm। क्या मान लेते हैं? dm। आपने कहा ठीक, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, सुनना। इसका याद कर लेना कि इसका कितना आंसर आया था, I बराबर mr²। आपने कहा जी ठीक, ये रिंग की बात कर रहे हैं। मैंने कहा इस छोटी सी रिंग का जो एक रिंग निकाल, छोटी सी रिंग नहीं मतलब जो एक रिंग निकालनी है उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? हमने कहा भैया कि ये बेलन बड़ा बेलन है, ये रिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो छोटे से हिस्से से जो जड़त्व आघूर्ण बनेगा वो छोटा सा बनेगा। हमने कहा ठीक है। देखो आप ये मत कहना कि यहाँ रिंग का तो आपने I लिख दिया, यहाँ रिंग का आपने DI क्यों लिखा? मैं कह रहा हूँ कि ये रिंग अब इस पूरे बेलन का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए मैं इसको DI लिख रहा हूँ। और अभी आप पढ़ के आए हो कि अगर, अब पूरे बेलन पे ध्यान ना दो, अब इस रिंग को देखो। अगर एक रिंग है और घूर्णन अक्ष उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है और लंबवत है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण होता है mr²। mr², यहाँ m ना हो के dm है और r है, r ही है, dmr²। मैंने कहा आपने ये क्या किया? आपने कहा भैया हमने ये छोटी सी रिंग निकाल ली एक और उसका जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया। पूरे बेलन का जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा? आपने कहा भैया इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। आपने कहा जी इंटीग्रेशन किया और यह आया dmr²। DI का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों I। और आपको पता है कि आपकी कोई सी भी आप यहाँ रिंग निकाल लो, सबकी त्रिज्या r होने वाली है, मतलब ये r चेंज नहीं होगा, तो r² को हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन होगा dm। dm क्या है? जो आपने एक रिंग निकाल ली उसका द्रव्यमान, सारी रिंग के द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो पूरे बेलन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो dm जब मैं काटूंगा तो ये m, मतलब जोड़ूंगा, काटूंगा नहीं, जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा mr²। आपने क्या देखा बच्चों? आपने ये देखा कि जैसे जितना जड़त्व आघूर्ण रिंग का है उतना ही जड़त्व आघूर्ण बेलन का है, क्योंकि बेलन बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ है। इसलिए आप चाहे रिंग का निकाल लो वो भी mr² आएगा, आप चाहे बेलन का निकाल लो वो भी mr² आएगा। ध्यान ये रखना, ये रिंग अंदर द्रव्यमान नहीं है तो ये बेलन भी खोखला बेलन होगा। और अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आप इमेजिन करो कि ये बेलन है ऐसे और बिल्कुल बीच से कौन जा रही है? अक्ष। क्या इस बेलन का सारा द्रव्यमान अक्ष से बराबर दूरी पे है? आप कहोगे भैया हाँ, द्रव्यमान सिर्फ बाहर ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है, ऐसे। तो इसका मतलब अक्ष से द्रव्यमान बराबर दूरी पे है। और जब भी आपको द्रव्यमान अक्ष से बराबर दूरी पे दिखाए तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, mr² कैसे भी आकृति है। हाँ, द्रव्यमान अक्ष से बराबर दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा ठीक। आगे बढ़ते हैं और करेंगे अब बच्चों हम डिस्क का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे हम। चलिए बच्चों, इसको नंबर 5 बना लेते हैं और लिखते हैं एक समान डिस्क का, चकती बोल देते, चकती, एक समान डिस्क का
जड़त्व आघूर्ण, अक्ष वही दी है, अक्ष कहाँ से पास कर रही है, द्रव्यमान केंद्र से, और डिस्क के तल के लंबवत है। ये हमने डिस्क बनाई बच्चों। डिस्क क्या होती है आप सब जानते हैं कि डिस्क में अंदर भी द्रव्यमान भरा होता है। रिंग में सिर्फ यहाँ होता है, यहाँ क्या है, यहाँ सारे में द्रव्यमान है, और ये उसका केंद्र है, और ये उसकी त्रिज्या है, और इस पूरी डिस्क का द्रव्यमान उसने m दिया है, और ये कहा है कि ये हमारी है अक्ष। इस प्रकार द्रव्यमान केंद्र से पास कर रही है और चकती के डिस्क के तल के लंबवत है। ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। आपने कहा ठीक। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों क्या आपको ये पता है कि एक डिस्क बहुत सारी रिंग से बनती है? आपने कहा भैया अभी भी आपने यही बताया कि जो बेलन होता है वो बहुत सारी रिंग से बनता है। मैंने कहा सच बात है, एक चूड़ी के ऊपर एक चूड़ी के ऊपर एक चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाओ, आपको बेलन मिल जाएगा। फर्क ये है कि वे सारी चूड़ियां बराबर हैं, छोटी बड़ी चूड़ियां नहीं है। लेकिन जब आप रिंग से डिस्क बनाओगे तो सबसे पहले आपको छोटी सी रिंग रखनी पड़ेगी, फिर बड़ी रिंग रखेंगे, फिर और बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग। बिल्कुल जगह नहीं छोड़नी है, बिल्कुल ये सारे में रिंग भर देंगे तो आपको डिस्क मिल जाएगी। मतलब बहुत सारी रिंग से ही डिस्क बनती है, बहुत सारी रिंग से ही बेलन बनता है। लेकिन बेलन वाले केस में सारी रिंग बराबर बराबर होती हैं और डिस्क वाले में छोटी से लेके बड़ी होती जाती है। आपने कहा जी ठीक, समझ आ गया। तो क्या करें? मैंने कहा करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। यहाँ से कुछ दूरी पे जाके, कितनी दूरी पे जाए? मैंने कहा जी r दूरी पे चले जाओ। x भी लिख सकता हूँ क्या? मैंने कहा ले ले, y ले ले, मैंने कहा r ले लेते हैं। r दूरी पे जाके यहाँ एक रिंग काट लेते हैं बच्चों, रिंग। आपने कहा ठीक है। जब इसको काटेंगे तो ये छोटी मोटी चौड़ाई तो इसकी होगी ही बच्चों, क्योंकि अब तो द्रव्यमान अंदर भरा है, तो यहाँ द्रव्यमान होगा जब इसको पट्टी को काटेंगे ऐसे। आपने कहा जी बिल्कुल, ऐसा तो नहीं बिल्कुल पतली निकल जाएगी। आपने कहा ऐसा करो, ये मान लो कि जो हमने ये पट्टी काटी है, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये dr है। भाई r दूरी पे जाके पट्टी कितनी चौड़ी बनेगी? हमने कहा ये dr चौड़ी बनेगी, ये चौड़ाई dr है। ठीक है, आपने कहा ठीक। बताना इस छोटी सी ये जो रिंग हमने निकाल ली है, इसकी त्रिज्या कितनी है? आपने कहा भैया साफ साफ दिख रहा है, इसकी त्रिज्या r है। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, मुझे ना इस वाली रिंग का जो आपने काटा है इसका क्या बता दो, जड़त्व आघूर्ण बता दो। वलय का, वलय ही तो है ना ये रिंग, वलय का जड़त्व आघूर्ण अभी पढ़ के गए थे। मान लेते हैं ये छोटी सी जो रिंग काटी हमने, इसका द्रव्यमान dm है। बहुत सारी मिलके पूरी बना देंगे, पूरा द्रव्यमान हम dm मान लेंगे। आपने कहा जी छोटी सी रिंग, मतलब इसका एक छोटा सा हिस्सा ही तो है, डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा ही तो है, तो छोटा सा जड़त्व आघूर्ण बनेगा। और ये क्योंकि रिंग है और रिंग का जड़त्व आघूर्ण इसके परित है। अभी हमें निकाला था, क्या आता था, mr²। m की जगह यहाँ dm है और r की जगह ही r क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या आ गया हमारा r। कभी ये लिख दो, हमें त्रिज्या किसकी लेनी है, रिंग की। रिंग की त्रिज्या कितनी है, r। आपने कहा पूरी डिस्क का निकाल लो, पूरी डिस्क का, पूरी डिस्क का जड़त्व आघूर्ण, पूरी डिस्क का जड़त्व आघूर्ण। मैंने कहा कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन। आपने कहा ठीक है, डी का इंटीग्रेशन होगा जाएगा जी आई हो गया। क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि सबसे पहली रिंग यहाँ कटेगी, फिर और आगे कटेगी, और सबसे लास्ट की रिंग यहाँ जाके कटेगी? आपने कहा हाँ, मतलब ये जो r है ये r बदलता जाएगा। शुरू में ये r 0 रहा होगा, हाँ, और बढ़ते 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 ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। अरे भाई ये r है क्या? ये r इस घूर्णन अक्ष से जो छोटी छोटी हम वलय काट रहे हैं, रिंग काट रहे हैं, उनकी दूरी है। क्या यहां से काटना शुरू करेंगे? हाँ, यहाँ r का मान 0 होगा। सबसे लास्ट में यहाँ पहुंचेंगे तो आप कहोगे यहाँ इस r का मान कैपिटल R हो जाएगा, मतलब ये r बदल रहा है तो उसको बाहर नहीं ले जा सकता। अब मुझे दिक्कत है, ये dm हटाना पड़ेगा। कैसे हटाए? आपने कहा भैया द्रव्यमान क्षेत्र पे फैला हुआ है, तो आप मान लो कि इस डिस्क का पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान पृष्ठ पे बिखरा हुआ है, तो पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व माना जाएगा, जिसको हम मानते हैं सिग्मा। और सिग्मा होता है छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा क्षेत्रफल। यही तो होता है। आपने कहा हाँ, तो यहाँ से dm क्या निकलेगा? आपने कहा जी dm निकलेगा सिग्मा dA। dA क्या है?
आपने कहा डीए वो क्षेत्रफल है जिसके ऊपर डीएम फैला हुआ है, क्या यही वो डीएम है? आपने कहा हाँ ये है वो डीएम, मतलब हमें इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। आपने कहा भाई कैंची उठा के लाओ कैंची, हमने यहाँ कैंची से इसको काट दिया और इसके दोनों पैर पकड़ के इसको यहाँ फैला दिया ऐसे। आप कहोगे भैया ये तो बड़ी मजेदार, भाई देखो मैं नया नहीं बता रहा हूँ कुछ, हम द्रव्यमान केंद्र में इनको पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने द्रव्यमान केंद्र वाली वीडियो देखी है या आपको पहले से आते हैं तो ये आपको आसान लग रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा जब इस पट्टी को हमने खोल दिया तो इसकी क्या लंबाई बनेगी कुछ? आपने कहा हाँ जी, इसकी लंबाई इसकी परिधि के बराबर होगी 2 पाई आर के, इसकी त्रिज्या आर है तो ये लंबाई बनेगी 2 पाई आर। मैंने कहा क्या इसकी कोई चौड़ाई भी थी? आपने कहा जी हाँ इसकी चौड़ाई डी आर है तो ये डी आर। क्या ये आयताकार पट्टी बन गई? आपने कहा जी हाँ, और इस छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल जो होगा, छोटा सा क्षेत्रफल होगा, पट्टी छोटी सी, आप कहोगे बड़ी पट्टी लग रही, मैं क्या मानना तो छोटा ही है ना, तो छोटी पट्टी का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 2 पाई आर, चौड़ाई है डी आर, तो डीए का मान आ गया, यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। और डिस्क एक समान है तो ये सिग्मा एक समान होगा। डीएम की वैल्यू उठाते हैं और यहाँ डालते हैं, कितना आएगा? सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। आई बराबर आ गया बच्चों 2 बाहर, पाई बाहर, सिग्मा बाहर, अंदर बचेगा r इंटू आर स्क्वायर, आर की घात 3 और यहाँ गया डी आर। अब बारी आती है लिमिट रखने की। आपको पता है लिमिट रखी जाएगी r की। r यहाँ जब था 0 था, r बढ़ता 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 गया यहाँ तक r हो गया, तो लिमिट आएगी 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R। आपने कहा ठीक। आई 2 पाई सिग्मा, सिग्मा है पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, क्योंकि ये एक समान है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कुल द्रव्यमान बटे कुल क्षेत्रफल। इस पूरी डिस्क का क्षेत्रफल, ये एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इस डिस्क की त्रिज्या है r, तो हमने सिग्मा की जगह लिख दिया m बटे पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी लिख सकता हूँ वैसे मैं m बटे कुल द्रव्यमान बटे कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ से सिग्मा का मान हमने क्या डाल दिया? m अपॉन पाई आर स्क्वायर। r की घात 3 का इंटीग्रेशन होगा r की घात 4 बटे 4, लिमिट जाएगी 0 से r, 0 से r। पाई से गया जी पाई, ऊपर बचा 2m, नीचे बाहर आ गया 4, ये हो गया 4r स्क्वायर, r की जगह कैपिटल R, r की घात 4 माइनस r की जगह 0, 0 की घात 4, ये तो 0 हो गया। 2 से गया ये, तो ये बचा m बटे 2r स्क्वायर और ये आया r की घात 4, r स्क्वायर से ये गया तो ये बना mr की घात 2 बटे 2। ये आया हमारा एक डिस्क का जड़त्वाघूर्ण, जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है और अक्ष उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है, तल के लंबवत है। अक्ष का जरूर ध्यान रखेंगे आप। आपने कहा भैया ठीक है समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसी की हेल्प से हम करते हैं ठोस बेलन का। अब आप मुझे बता दो ना ये बात कि अगर एक डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएं तो क्या एक ठोस बेलन बन जाएगा? जैसे रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखते गए तो खोखला बेलन बना था, अब डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रखने से हमारा बनेगा ठोस बेलन। क्या बनेगा? ठोस बेलन। और हम अगला पॉइंट उसी का बनाने वाले हैं, ठोस बेलन का जड़त्वाघूर्ण। चलिए बच्चों इसको बनाते हैं नंबर 6 और हेडिंग लगाते हैं ठोस बेलन का जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण। आपने एक बेलन बनाया, अब इस बेलन में बच्चों अंदर भी द्रव्यमान भरा हुआ है, ये खोखला बेलन नहीं है, ठीक है। हमने कहा इसकी ऊंचाई h है, वैसे इसकी ऊंचाई से फर्क नहीं पड़ रहा है, आ ही नहीं रहा है, इसकी त्रिज्या से हमें फर्क पड़ेगा। हमने कहा इसकी त्रिज्या r है यहाँ से यहाँ, और हमें अक्ष दी है ये जो इसके केंद्र से पास कर रही है। हमें कहा है इसके परितः इसका जड़त्वाघूर्ण निकाल लो। बहुत आसान है, कहीं जाके हमने एक डिस्क काट ली। अब डिस्क क्या है? आप कहोगे डिस्क तो डिस्क होती है,
इसका यहाँ भी द्रव्यमान भरा हुआ है। मैंने पूछा आपको बताना इस डिस्क का द्रव्यमान कितना मान लोगे? हमने कहा भैया अगर पूरे बेलन का द्रव्यमान मैं m मान लूँ तो ये पूरे बेलन का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हम इसको dm बोल देंगे। हमने कहा ठीक है। इसकी त्रिज्या आप कहोगे भैया इसकी त्रिज्या उतनी ही होगी जितनी इस बेलन की त्रिज्या है जो कि r है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बताओ इस छोटी सी डिस्क का, छोटी सी डिस्क का क्या बताओ? जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। आपने कहा भैया छोटी सी डिस्क है तो DI हो जाएगा, और डिस्क का अभी पढ़ के आए हम, अगर छोटी सी डिस्क है जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो उसका होता था mr²/2। ये मत कहना कि mr² लगाओ बच्चों, mr² चलता है बिंदु द्रव्यमान के लिए। क्या ये जो हमने छोटा सा हिस्सा काटा ये बिंदु द्रव्यमान है? आप कहोगे नहीं, ये बिंदु द्रव्यमान नहीं है, ये एक डिस्क है और डिस्क का होता है mr², लेकिन यहाँ m नहीं है, यहाँ m है dm। आप कहोगे भैया पिछली बार फिर रिंग के लिए क्यों लगा दिया? मैंने कहा रिंग का तो खुद ही mr² होता है, इसलिए वहाँ mr² लगाया था, तो DI आ गया dmr²/2। मैंने कहा पूरे बेलन का, पूरे बेलन का जड़त्व आघूर्ण। आपने कहा भैया इंटीग्रेशन कर दो भाई, कर दो। dmr²/2 DI का I 1/2 बाहर। आपको पता है आप कोई सी भी डिस्क काटोगे उसकी त्रिज्या r ही आने वाली है, मतलब ये r चेंज नहीं होगा, ये भी बाहर आ गया। अंदर बचा dm। जब आप सारी dm को जोड़ेंगे तो पूरे बेलन का द्रव्यमान मिलेगा जो कि m है, ये m हो जाएगा mr²/2। मतलब ठोस बेलन का भी जड़त्व आघूर्ण उतना ही होता है जितना एक डिस्क का होता है, मतलब mr²/2। आपने कहा भैया ठीक है, समझ आ गया। 6 हमारे हो चुके हैं, करते हैं एक और बच्चों। चलो मैं इसको हटा दूं पहले। चलिए बच्चों इसको नंबर 7 बनाएंगे, और अब हम करेंगे आयताकार पटल का, आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण। अब आप सोच रहे होंगे आयताकार पटल क्या होती है? आयताकार मतलब आयत होता है, पटल मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई हो, लेकिन मोटाई ना हो, जैसे कुप्पी का पेज आयत के रूप में है। हमने मान लिया इसकी लंबाई l है, हाँ जी, और इसकी चौड़ाई b है, और हमें कहा गया है इस पटल का जड़त्व आघूर्ण निकाल लो। आपने पहले ही मुझसे पूछा कि पहले अक्ष बता दो तब करेंगे। मैंने कहा जी अक्ष है ये अक्ष इस आयत के केंद्र से गुजर रही है और आयत के तल के लंबवत है। आप कहोगे जी हमें समझ आया, हम बताओ। मैंने कहा बच्चों इसके 2 विकर्ण होंगे। आपने कहा जी बिल्कुल होंगे। जहां वे 2 विकर्ण काटेंगे उसको आयत का केंद्र बोलते हैं। मान लो ये आयत है, ये इसका केंद्र है, तो अक्ष ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ये तो इसके लंबवत हो गई। हमें कहा गया है कि वो समांतर है। तो ये बच्चों आयत है, आयत का तल है और उसके लंबवत हमारी अक्ष है। तो इस अक्ष के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। मैंने कहा बच्चों एक काम करो, आप यहां से केंद्र से यहां जाके, ये है केंद्र, एक पट्टी काट लो पतली सी जो छड़ का काम करेगी। और आपको पता है कि अगर ये मैंने पट्टी काटी तो इस पट्टी का क्या की लंबाई उतनी होगी जितनी ये है। आप कहोगे L होगी, हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा मान लेते हैं इस पूरी शीट का, पूरी आयताकार पटल का द्रव्यमान m है, तो इस छोटी सी पट्टी का द्रव्यमान बनेगा dm। हमने dm द्रव्यमान इसका मान लिया। चलो यहां से कितना ऊपर गया मैंने कहा मैं इस ऊपर गया हूं dx, तो ये जो मोटाई बनेगी इस पट्टी की तो ये dx बनेगी। आपने कहा जी बिल्कुल। तो बच्चों मुझे एक बात बता दो, क्या ये एक छड़ बन गई? आपने कहा हाँ। क्या इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालना हमें आता है? dx चौड़ाई व लंबाई कितनी है? L, व L लंबाई की छड़ का जड़त्व
आघूर्ण कितना होगा? आपने कहा भैया ये छोटी सी है, ये इस पूरी का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी पटल का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसके जड़त्व आघूर्ण को हम छोटा सा मान लेंगे DI। और हमें पता है आज की क्लास में हम इसको करका है कि छड़ का जिसकी लंबाई L है, द्रव्यमान DM है, इसका द्रव्यमान मैंने कितना माना है DM, उसका जड़त्व आघूर्ण एक ऐसी अक्ष के परितः जो उसके केंद्र से पास करती है होता है mL²/12। मैंने इसलिए कहा था याद करने पड़ेंगे। हमने कहा अच्छा m क्या है? छड़ का द्रव्यमान, वो जो कि DM है, तो m की जगह तो यहाँ DM लिखेंगे, लंबाई L ही है L² और यह आ जाएगा /12। मैंने कहा ऐसे कितनी छड़ बनेंगी? आप कहेंगे इसमें बहुत सारी छड़ बनेंगी, तो टोटल कुल जड़त्व आघूर्ण निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? कुल जड़त्व आघूर्ण के लिए बच्चों कुल जड़त्व आघूर्ण इंटीग्रेशन कर देंगे, आप कहोगे DM L²/12। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। DI का इंटीग्रेशन I, L क्या है? L लंबाई है जी जो छड़ काटी। मैंने कहा अच्छा बताना जो छड़ यहाँ काटूंगा उसकी लंबाई कितनी होगी? आप कहोगे भैया L ही होगी। मैंने कहा हाँ, यहाँ काटूंगा उसकी भी L, यहाँ काटूंगा उसकी भी L, मतलब लंबाई चेंज नहीं होने वाली। तो L² बाहर, 12 तो कांस्टेंट ही, अंदर बचा DM का इंटीग्रेशन करके इस पूरी पटल का द्रव्यमान मिल जाएगा, मतलब M आ जाएगा, यह आ जाएगा mL²/12। तो मजे की बात क्या आई कि अगर एक आयताकार पटल है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, और जो अक्ष है वो उसके द्रव्यमान केंद्र से, या ये हाँ द्रव्यमान केंद्र से पास कर रही है, और ये जो अक्ष है इसकी लंबाई को काटती है। देखो इसने चौड़ाई से तो कोई मतलब ही ना, इस अक्ष ने किसको काटा? लंबाई को। तो इसका जड़त्व आघूर्ण उतना ही आएगा जितना छड़ का होता था, कितना? mL²/12। आपने कहा ठीक। अगर मैं ये कहता कि अक्ष ये है, तो आप कहते कि अक्ष ने अब की बार चौड़ाई को काटा है, तो इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण आता वो आता mB²/12। तब आप क्या करते? यहाँ से जाकर ऐसी पट्टी काटते, ये छोटी सी पट्टी बनती, इसकी लंबाई कितनी आती? B, तो आप लिखते DM B²/12, तो यही आंसर आ जाता। आपने कहा भैया अगर इसके परितः निकालना होता, तो मैंने कहा कि ये देखो ये अक्ष इस छड़ के कोने से पास कर रही है, तो आप कहते mL²/3 होता था, हम याद करके आए, तो उसका आंसर आता mL²/3। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये आयताकार पटल था, अगर यही वर्गाकार हो जाए जिसमें साइड बराबर होती हैं, अगर ये A है ये A है, तो इसका आंसर आ जाएगा MA²/12 इसके लिए, और कोने वाले के लिए आ जाएगा MA²/3। आपने कहा भैया ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, हमने ये आयताकार या वर्गाकार पटल भी कर लिया, और इस वीडियो का लास्ट हिस्सा करते हैं। 10 मिनट की और बात है बच्चों, और उसमें हम करेंगे त्रिभुजाकार पटल का जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम नंबर 8 बना लेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चों, नंबर 8, त्रिभुजाकार पटल का जड़त्व आघूर्ण। आपने कहा कि त्रिभुजाकार पटल क्या होता है? मैंने कहा जैसे आयताकार पटल में वो आयत था, ये बस त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, लंबाई है चौड़ाई है, लेकिन इसमें मोटाई नहीं है। हमने कहा ये आधार है। मान लेते हैं बच्चों इसका जो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो हमें h दी है। कितनी ऊंचाई है? h। यहाँ लिख देता हूँ, ऊंचाई दी है हमें इस त्रिभुज की h। इस त्रिभुज का जो आधार है, आधार ये है आप बच्चों हमारा, मान लेते हैं b है, बेस होता है तो b मान लिया मैंने। इसका जो कुल द्रव्यमान है, इसका कुल द्रव्यमान m है, और हमें कहा है कि इसके आधार के परितः, मतलब जो अक्ष है अब की बार वो इसका आधार बनने वाला है, इसके परितः हमें क्या निकाल के दो? जड़त्व आघूर्ण। मतलब ये त्रिभुज जब घूमना चाहेगा तो इसके अक्ष के परितः, ये त्रिभुज मान लो त्रिभुज है और ये है, तो ये ऐसे घूमेगा बच्चों, ऐसे। ठीक है, आपने कहा ठीक, कोई नहीं, क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना, यहाँ से चलो अक्ष से और यहाँ जाके एक पट्टी काट लो। मैंने कहा मान लेते हैं यहाँ से ये y दूरी पे है,
तो ये जो पट्टी काटोगे इसकी चौड़ाई भी कितनी बनेगी, आपने कहा dy मान लेंगे हम, इसकी चौड़ाई कितनी है dy, आपने कहा ठीक। तो मैंने कहा इस पट्टी का देखो ये जो अक्ष, ये अक्ष है, ये अक्ष ठीक है ना, आपने कहा ठीक है भैया, इस अक्ष से कितनी दूर है ये y, आपने कहा भैया ऐसा कर लेते हैं dy बनेगा dm r स्क्वायर। जो अपने dm मानना है वो यहाँ मान लो, इसका मतलब ये dm इस घूर्णन अक्ष से y दूरी पे है और ये बिंदु द्रव्यमान का काम कर रहा है, तो हम जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे mr स्क्वायर, जहाँ m है dm और दूरी है y, तो r की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा y स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। अब बच्चों ऐसी बहुत सारी पट्टी हम काट लेंगे, तो मैंने कहा पूरी त्रिभुजाकार पटल का, पूरी पटल का जड़त्वाघूर्ण, आपने कहा कुछ नहीं करना, आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा इंटीग्रेशन किया डी का, इंटीग्रेशन किया डीएम का, वाई स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन आई। दिक्कत ये है बच्चों कि जब मैं पट्टी काटूंगा यहाँ ये पहली पट्टी तो ये जो y है ये y लगभग 0 होगा यहाँ, और सबसे छोटी पट्टी यहाँ काटूंगा तो y का मान h के बराबर हो जाएगा, मतलब y बदल रहा है तो मैं y को बाहर नहीं निकाल सकता, मतलब मुझे अब यहाँ से dm हटा के ही y के वगैरह लगाना पड़ेगा। कुछ लिमिट मुझे पता चलेगी 0 से m होगी। अब मुझे dm को हटा के कुछ dy तरीके का लाना है। कैसे लाएं? हमने कहा दिक्कत कुछ नहीं है, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ये देखो दो कहाँ है, तो एक है, मैंने कहा रुको, तो एक तो बड़ा है और एक ये छोटा है। ये बड़ा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज, और ये समरूप त्रिभुज है। और मैं ये कह देता हूँ कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। जब हमने द्रव्यमान केंद्र वाला पढ़ा तो उसमें डिटेल में बात कर रखी है, बाकी आप की को नॉलेज होनी भी चाहिए। मैथ्स की थोड़ी बहुत 9-10 में पढ़ते थे हम ये समरूप त्रिभुज। तो मुझे बताओ बड़े त्रिभुज की कुल ऊंचाई कितनी है, या ऐसा करो छोटे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। आपने कहा भैया ये पूरा h है, हाँ जी, ये y है, तो ये बचा h माइनस वाई। हमने कहा जी बिल्कुल, ये छोटे त्रिभुज की ऊंचाई, बड़े त्रिभुज की ऊंचाई h, तो h माइनस वाई बटे h। मैंने कहा बड़े छोटे त्रिभुज का आधार, छोटे त्रिभुज का आधार मैंने मान लिया। ऐसा करो कि ये कितना मान लेते हैं, इसको b मानना, तो मैं इसको l मान लेता हूँ, तो फिर तो ये भी l होगा। आपने कहा जी हाँ, तो इसकी पट्टी की लंबाई कितनी होगी 2l, तो हमने कहा ये l है। इसकी बात कर रहे हो आप देखिए, और बड़े का आधार कितना है, आपने कहा जी ये b है। ऐसा कर लेते हैं, चलो इसको l बटे 2, इसको l बटे 2 कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको b मानना ना, तो ये छोटा कितना हो जाएगा b/2, तो ये l बटे 2 हो जाएगा, ये b बटे 2 हो जाएगा, 2 से गया 2। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dm की। अच्छा dm, एक बात बताओ बच्चों पहले मुझे कि यहाँ जो द्रव्यमान बिखरा है वो पृष्ठ पे बिखरा है। आपने कहा जी बिल्कुल, तो मैं यहाँ सिग्मा मान सकता हूँ। हाँ, सिग्मा क्या होगा, छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा क्षेत्रफल। ये द्रव्यमान छोटा सा dm है, तो मुझे छोटा सा क्षेत्रफल चाहिएगा, तो यहाँ से dm आ जाएगा सिग्मा dA। बताना मुझे इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहोगे पट्टी का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई इसकी हो जाएगी l बटे 2 l बटे 2 l, और चौड़ाई इसकी हमने मान रखी है dy, तो ये आ गया dm का मान सिग्मा l dy। तो यहाँ लिख दूंगा dm का मान कितना, सिग्मा l dy, सिग्मा l dy, और ये y स्क्वायर। देखो dy आ गया y स्क्वायर, लेकिन l है अभी, और ऐसा भी नहीं है कि l बदल नहीं रहा है। l देखो यहाँ ज़्यादा है, फिर l का मान, l क्या है, पट्टी की चौड़ाई, यहाँ l ज़्यादा है, कम होता जाएगा, मतलब l भी बदल रहा है, मुझे l हटाना है, मतलब यहाँ से l निकाल लेंगे बच्चों। क्या निकाल लें, l, ये आ जाएगा यहाँ से l का मान, l बराबर ये है h माइनस वाई बटे h, और ये b उठ कर जाएगा यहाँ, तो l का मान आ गया ये h माइनस वाई बटे h इंटू बी। आपने कहा रखो यहाँ, तो i आ जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा l की जगह h माइनस वाई बटे h इंटू बी। आपने कहा ठीक, यहाँ y स्क्वायर और यहाँ dy, लिमिट किसकी रखी जाएगी, y की। y जब यहाँ रहा होगा तो 0 होगा, यहाँ होगा h, तो लिमिट जाएगी 0 से h। इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चों अभी। आपने कहा ठीक है, जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकाल लो। आपने कहा सिग्मा कांस्टेंट है, हाँ जी,
द्रव्यमान एक समान रूप से बिखरा है। h ऊंचाई भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। b क्या है, b तो ये है, इसका आधार भी नहीं बदलेगा, ये भी बाहर आ गया, तो ये आ गया b। इंटीग्रेशन के अंदर h बटे h हो जाएगा 1, हाँ, माइनस y बटे h, या h तो मैंने बाहर निकाल दिया यार, थोड़ा सा ध्यान से बच्चों, h मैंने बाहर निकाल दिया, ध्यान से देखो, ये सिग्मा h b बाहर गए, तो यहाँ अंदर बचा हुआ है h की गुणा करो y स्क्वायर में, ये आ जाएगा h y स्क्वायर माइनस y की गुणा y स्क्वायर में, तो आ जाएगा y की घात 3, और साथ में यहाँ आ जाएगा dy, ये आ जाएगा 0 से h। हमने कहा ठीक, तो आई आ गया बच्चों। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्योंकि एक समान रूप से बिखरा है, तो कुल द्रव्यमान बटे कुल क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है b, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है h, तो हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सिग्मा का मान मैं ये रख सकता हूँ, ये 2 को घुमा के ऊपर लेता जाऊँ तो ये बनेगा 2m, यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा का मान 2m बटे BH, ये किसका मान है, सिग्मा का, और ये है b बटे h। आपने कहा ठीक, ये मैंने सिग्मा का मान रख दिया, b बटे h हो गया। इंटीग्रेशन करते हैं अब, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन होगा, y का, h कांस्टेंट है, हाँ जी, y का हो जाए y की घात 2 का, y की घात 3/3, मैंने कहा ठीक, y की घात 3 का, y की घात 4/4, लिमिट जाएगी 0 से h। आपने कहा ठीक, देखो b से गया b, ऊपर है 2m, h इंटू h स्क्वायर, यहाँ से लिमिट डालते हैं भाई, लिमिट डलेगी y की लिमिट डाल लेंगे भाई, जहाँ y है वहाँ h डाल लेंगे, तो ये h³ इंटू h की घात 4/3, y की जगह डाल लेंगे h की घात 4/4, और 0 डालने पे दोनों 0 जाएंगे, उसको हमने छोड़ दिया। मैंने यहाँ से h की घात 4 बाहर निकाल दी, 2m h की घात 4 बटे h की घात 2, एलसीएम आ गया 3 और 4 का 12, 4 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 3 1/12, 2 से गया 1/6, यह आ गया 1/6, h स्क्वायर से ये गया, तो यह आ जाएगा mh की घात 2, मतलब ये होता है त्रिभुजाकार पटल का जड़त्वाघूर्ण mh² बटे 6। तो बच्चों इतने डेरिवेशन आज हमें करने थे। आज की क्लास में हमने जो ये किया है उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और आप उनको याद करेंगे। सुनो बच्चों, अब मैं एक बात बताता हूँ, आपके स्कूल एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जेईई मेंस नीट एडवांस में भी इनको नहीं पूछा जाता, इनकी वैल्यू याद करनी पड़ती है, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमें डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसकी नॉलेज की ज़रूरत हमें पड़ती है। मैंने वीडियो के शुरू में इसलिए नहीं बताया कि आप इसको वीडियो को देख लो और मेरा फ़ायदा हो। मैंने इसलिए नहीं बताया कि कई बार शुरू में बता देने से बच्चों के मन में हो जाता है कि अरे छोड़ो, पढ़ते नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है तो ढंग से पढ़ेंगे। हाँ, इन डेरिवेशन की ज़रूरत आपको स्कूल एग्जाम के लिए नहीं है, इनको याद करने की ज़रूरत है आपको, आप याद करेंगे। हम एक बार जल्दी से कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ा, हमने पढ़ी एक छड़, ऐसे इस छड़ के हमने 2 केस किए, एक इसके केंद्र से पास कर रही थी, एक इस साइड से पास कर रही थी। इस छड़ की लंबाई l है, द्रव्यमान m है, तो यहाँ का आया था ml² बटे 12, और यहाँ कोने वाले का आया था ml² बटे 3। ऐसे आपको याद करना। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा दूसरा हमने किया बच्चों रिंग, और ये है उसकी अक्ष, और हमने किया खोखला बेलन, खोखला मतलब जो रिंग से बनता है, और ये है उसकी अक्ष। इसकी त्रिज्या कितनी है r, द्रव्यमान कितना था m, इसकी त्रिज्या कितनी है r, द्रव्यमान कितना था m। इन दोनों का जो जड़त्व आघूर्ण आया दोनों का वो आया था mr²। कितना आया था mr²। आपने कहा ठीक। तीसरा हमने क्या किया, हमने किया एक डिस्क जिसमें यहाँ द्रव्यमान भरा हुआ होता है, ये उसकी अक्ष थी, ये उसकी त्रिज्या r है, द्रव्यमान m है। इसी की हेल्प से हमने किया ठोस बेलन जिसमें अंदर द्रव्यमान भरा होता है, ये उसकी अक्ष दी थी और ये उसकी त्रिज्या थी और इसका द्रव्यमान m था। इन दोनों का जड़त्वाघूर्ण बच्चों बेटा अक्ष जरूर बिना अक्ष के नहीं होगा, I आया था mr² बटे
कितना 2 mr²/2 याद करना है। ml²/12 ml²/3 mr²/2 याद करना। 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, ठीक है। इनके तो आंसर एक एक है, इनके 2 हैं तो टोटल हो गए। नंबर 4, चौथा हमने क्या पढ़ा बच्चों? चौथा हमने पढ़ा आयताकार पटल। द्रव्यमान यहाँ भरा हुआ है, लंबाई ये L है, ये चौड़ाई इसकी B है, ये जो अक्ष है जो यहाँ से गुजर रही है द्रव्यमान केंद्र से और इसके समांतर है, यहाँ जो I आया था वो आया था ml²/12, मतलब वही जो छड़काता है बिल्कुल बीच में से। हमने कहा अगर ये होगी, इसने इसको काटा है चौड़ाई को, तो इसका I आता mb²/12। आपने कहा ठीक है, कोने से पास कर जाती तो ये आंसर आता ml²/3, बीच से पास की है तो ये बीच वाला आंसर आया ml²/12। लास्ट में बच्चों हमने किया त्रिभुजाकार पटल का, उसके आधार के परितः ये जहाँ इसकी ऊंचाई h है, हमने क्या देखा, इसका जो I आया है वो आया है mh²/6। आपको बच्चों ये याद कर लेने हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने याद कर किए हुए हैं आप भी याद कर लेंगे। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ जल्दी कभी कभी, मतलब फिर रिवाइज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भूलोगे नहीं, लेकिन कोशिश करो कि याद हो जाए, बार बार इनको रिवाइज करो, आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज कुछ 2 चीज़ें मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। पहली बार मैं होमवर्क देता तो हूँ नहीं आपको, लेकिन आप कोशिश करना इनको कर पाओ। पहला होमवर्क यह है आपके लिए कि आपके पास एक डिस्क है, लेकिन वो डिस्क कुछ इस तरीके की है बच्चों, बीच में से उसका कुछ हिस्सा कटा हुआ है, मतलब यहाँ द्रव्यमान भरा हुआ है इतने में, और यहाँ से खोखला है मतलब जो क्षेत्र द्रव्यमान है वो क्षेत्रफल में बिखरा हुआ है, लेकिन पूरे क्षेत्रफल में नहीं है, सिर्फ इतने क्षेत्रफल में है। ये हमें त्रिज्या दी है r1 और बाहर वाली त्रिज्या दी है r2। आप इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण निकालने की कोशिश करना। और आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आपको पता है डिस्क है, तो यहाँ से यहाँ जाके एक रिंग काट लेना, जैसे हमने पूरी डिस्क का किया था। पूरी डिस्क में हमने जो लिमिट डाली थी वो 0 से r तक डाली थी, यहाँ लिमिट बच्चों r1 से r2 होगी और कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से आप r दूरी पे जाके छोटी सी dr की चौड़ाई की एक पट्टी काट लेना, रिंग काट लेना, रिंग, उसका क्या बनेगा dm, त्रिज्या होगी r², ऐसे करके फिर वहाँ dm निकालना। आपने पूरी डिस्क का देख रखा है, ऐसे ही आप इसको कर लेना। बल लिमिट वहाँ द्रव्यमान यहाँ भी होता था तो 0 से लेके कहाँ तक जाते थे r तक, यहाँ r1 से द्रव्यमान शुरू हो रहा है r2 तक है, तो लिमिट r1 से r2 डाल देना। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। एक वीडियो और करेंगे बच्चों हम जड़त्व आघूर्ण निकालने की, जिसमें हम खोखले गोले का, ठोस गोले का और शंकु का और एक आधी आकृति और देख लेंगे। अगर वैसे इंपॉर्टेंट तो इतनी ही है, ठोस गोला और खोखला गोला बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी आकृति आज मैंने आपको बताई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। इतने तो याद होने चाहिए, लगभग 10 याद करने, उससे ज़्यादा याद नहीं करने आपको। फिर हम समांतर अक्षों की प्रमेय की सहायता से, लंबवत अक्षों की प्रमेय की सहायता से चीज़ें और ज़्यादा निकालना सीख जाएंगे, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए मेहनत। धन्यवाद।